So let's consider the question number 3b. It is our question which have 4 marks. क्वेश्चन 3 में आपको दोनों क्वेश्चन में आपको रिटर्निंग वॉल ही है। एक जो क्वेश्चन था वो था आपका कैंटिलीवर का और सेकंड जो क्वेश्चन पूछा है आपको काउंटर फोर्ट का। मतलब कि क्वेश्चन 3 अगर आप देखें तो अगर आपने रिटर्निंग वॉल नहीं की है तो आपको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि या तो काउंटर फोर्ट या तो रिटेनिंग आपका कैंटिलीवर वाला, दोनों में से एक तो आपको आना चाहिए। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आप चाहो तो अगर आपको दोनों में से चूज करना है कि कौन सा मैं प्रिपेयर करूं, तो मेरी राय यही होगी आपके लिए कि आप कैंटिलीवर के लिए जाए। काउंटर फोर्ट भी आसान है, ऐसी बात नहीं है, मुश्किल है, बट जो कैलकुलेशन स्टेप्स होते हैं वो थोड़े बहुत इंक्रीज होते हैं और हमें जो प्रॉब्लम होता है वो होता है टाइम। तो टाइम की अगर कंस्ट्रेंट की बात करें, इसीलिए हम बात करते हैं कि कैंटिलीवर में आप जाइए। बट अगर आप दोनों प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चन 3b। द काउंटर फॉर रिटेनिंग वॉल हैज टू रिटेन द अर्थ विथ हॉरिजॉन्टल टॉप 5.5 मीटर अबव ग्राउंड लेवल। तो ये जो ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है, 5.5 मीटर दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज 18 kN पर मीटर क्यूब एंड योर फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज 30 डिग्री। SBC of the soil is 200 kN per meter square and coefficient of the friction mu, that is 0.6. Determine the dimension of the retaining wall. Use M20 and Fe4on5. तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन 3b में यही काम करना है कि आपको बस डायमेंशन फाइंड करने हैं। स्पेसिंग कितनी होगी, बेस स्लैब आपकी कितनी होगी, स्टीम जो है आपका उसके डायमेंशन क्या होंगे, टोटल हाइट ऑफ दी और रिटेनिंग वॉल कितनी होगी, यही आपको फाइंड करना है क्वेश्चन 3b में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आप कैंटिलीवर में जाओ या यहाँ पे काउंटर फोर्ट में जाओ। पहला स्टेप आपका कॉमन ही रहेगा और वो रहेगा आपका प्रेशर। तो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर की जब बात करते हैं तो यही इक्वेशन हमने कैंटिलीवर में यूज किया था, वही इक्वेशन हमें यहाँ पे भी यूज करना होगा। तो दिस इज 1 माइनस साइन फाई 1 प्लस साइन फाई। तो अगर आपको 30 डिग्री दिया है तो ये डायरेक्टली कैलकुलेशन किए बिना ही आप एग्जाम में डायरेक्टली लिख दीजिएगा, जैसे आपको टाइम में थोड़ी बहुत आसानी हो जाए। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब आप DRCS या PPV की बात करते हो तब। KP उसका रिवर्स होता है 1/0.33 करोगे आप तो आपको 3 मिल जाएंगे। तो ये था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप जो होगा वो टोटल हाइट। आप देखो क्या था कि ग्राउंड लेवल से ऊपर कितना है वो तो आपको बता दिया, बट अब जो नीचे की बात है, मतलब जो डेप्थ रखनी होगी हमें फाउंडेशन की, वो कितनी होगी, तो ये हम फाइंड करते हैं। पहले टोटल हाइट की बात करें तो ये आपका ग्राउंड लेवल से जो ऊपर का पोर्शन है रिटेनिंग वॉल का, ये 5.5 दिया हुआ है आपको, और जो मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन रखनी है वो हम फाइंड करते हैं। तो वो कैसे फाइंड होगा, तो ये आपका SPC है, ये आपकी डेंसिटी है। SPC डिवाइड बाय डेंसिटी इनटू KA²। तो SPC आपको दी गई है 200, तो ये 200 और डेंसिटी आपको दी गई है 16.33 स्क्वायर। तो ये हुआ आपका 1.36 मीटर। सो अप्रोक्सीमेटली इन द राउंड फिगर आई हैव कंसिडर्ड 1.5 मीटर। तो याद रखिएगा डेंसिटी आपको 16 दी गई है। तो टोटल हाइट अब ऐड कर दीजिए तो 7 मीटर आपको राउंड फिगर में मिल जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5.6 या 5.7 होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे 1.4 या 1.3 नियर अबाउट ले लेता, जैसे ये हाइट आपको राउंड फिगर में मिल जाए। ये आपके लिए आसानी होती है जब आप कैलकुलेशन ऑनवर्ड्स करते हैं, आगे का कैलकुलेशन जब करते हो तब ये राउंड फिगर वाली वैल्यूज आपको ज़्यादा आसान बन जाती है। अब बात करते हैं बेस विड्थ की। तो बेस विड्थ के लिए आपके पास फॉर्मूला एक ही है। 1.6H से 0.7H तक आप क्या कर सकते हो, मतलब 60% हाइट या 70% हाइट, उन दोनों के बीच में आप प्रोवाइड कर सकते हो। मतलब क्या है, मिनिमम 4.2 प्रोवाइड कर सकते हो, मैक्सिमम 4.9 प्रोवाइड कर सकते हो। ये 7 मीटर आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। तो मैंने क्या किया, 4.2 और 4.9 के बीच में जो राउंड फिगर हो रहा है 4.5 मीटर, वो मैंने कंसीडर कर लिया है। आप भी वही एग्जाम में कहीं ना कहीं
ट्राई कीजिएगा कि जब भी कोई वैल्यूज मिल रही है उनके बीच में जो राउंड फिगर है वही आपको कंसीडर कर लेनी है। तो ये हुआ आपका बेस विड्थ। अब बात करते हैं टो विड्थ की। तो टो विड्थ मतलब क्या है? बेस विड्थ हुई ये पूरी, ये जो बेस स्लैब होती है ये मिल गया आपको 4.5 मीटर फॉर एग्जांपल। अब क्या करना है आपको, उसमें से ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से आपका रिटेनिंग वॉल स्टार्ट होगा, बराबर। तो ये आपका टो विड्थ हो गया। तो वो जनरली कितना रखते हैं? 1/3 रखते हैं। तो 1/3 ऑफ 4.5 दैट विल बी 1.5 मीटर। अब बात करते हैं थिकनेस ऑफ द बेस स्लैब। अब डायमेंशन तो दोनों हो गए, डायमेंशन के बाद आती है बात बेस स्लैब की थिकनेस क्या होती है। लेंथ हमने फाइंड कर दी, टो लेंथ भी फाइंड कर दी, टो विड्थ भी फाइंड कर दी और टोटल बेस स्लैब का डायमेंशन भी फाइंड कर लिया। अब जब बात करते हैं थिकनेस की तो वो कंसीडर होती है हाइट से। तो हाइट बाय 15 या हाइट बाय 20 इन दोनों के बीच की जो राउंड फिगर वैल्यू है वही हमें कंसीडर करनी होती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, h बाय 15 h बाय 20। तो 7 मीटर आपकी हाइट थी, 7 बाय 15 7 बाय 20। तो ये 0.467 और 0.35 के बीच में आपको रखनी है। तो राउंड फिगर में इन दोनों के बीच में क्या ले लूँगा? 0.4 मीटर। तो ये वंस अगेन आपको राउंड फिगर में वैल्यूज कन्वर्ट कर लेनी है। तो थिकनेस ऑफ द बेस स्लैब आपको मिल गई 0.4 मीटर। अब आगे बढ़ते हैं स्पेसिंग ऑफ द काउंटर फोर्ट्स। अब स्पेसिंग का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं साइड व्यू की बात करूं तो ये आपका जो पोर्शन होता है स्टीम का कुछ इस तरह से होता है, फिर यहाँ दूसरा एक स्टीम होता है, फिर नेक्स्ट ऑनवर्ड स्टीम होता है। साइड व्यू की अगर मैं बात करूं तो ये जो स्पेसिंग है इन दोनों के बीच में वही आपको फाइंड करनी है और इनके लिए आपको ये इक्वेशन याद करना होगा। और अगर आप भूल भी गए हो, याद रखिएगा, भूल भी गए हो, मैं यही बात दोहराऊं, तो ऑलमोस्ट अगर आपकी हाइट 6 मीटर से लेके 9 मीटर तक की है, याद रखिएगा 6 मीटर से 9 मीटर तक की है, तो आपको आंसर मिलेगा 3 मीटर ही। आप कोई भी वैल्यू डाल दीजिए वहां पे तो आपको आंसर 6 मीटर से 9 मीटर ही अप्रोक्सीमेटली मिलेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। यहाँ इक्वेशन याद रख लीजिए, यहाँ आपको स्पेसिंग ये इक्वेशन लिख के डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो? वैल्यूज लिख सकते हो 3 मीटर के लिए। ठीक है, तो आसान होगा आपके लिए अगर आप डायरेक्टली वैल्यूज याद रख लेते हो, तो टाइम बच जाएगा आपका। अब बात करते हैं थिकनेस ऑफ द स्टीम बेस। तो जो थिकनेस है स्टीम बेस की, मतलब ये आपका ट्रेपेजोइडल फॉर्म होता है। तो ये जो विड्थ है, टॉप विड्थ, वो तो हम 0.2 ही रखते हैं, बट ये नीचे जो विड्थ है वो कितनी रखेंगे हम, उनके लिए बात करनी है। तो वो कहाँ से होता है? वो होता है एक्चुअली बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे कितनी लग रही है उस हिसाब से हम काउंट करते हैं। तो बिफोर दैट बेंडिंग मोमेंट व्हाट वी नीड एग्जैक्ट हाइट ऑफ दिस कैंटिलीवर पोर्शन, क्योंकि कैंटिलीवर पोर्शन ही बनेगा आपका। यहाँ पे बेस स्लैब है तो ये जो हाइट है वो कितनी होगी, ये ही हमें सबसे पहले फाइंड करना है। तो यहाँ देख लीजिए h माइनस 0.4 क्या है? वो आपकी बेस स्लैब की थिकनेस थी, तो 0.4 हमने माइनस कर दिया है। जो 7 मीटर की टोटल हाइट थी उसमें से स्लैब जो है वो हमने डिड्यूस कर दिया है, तो आपको आंसर मिल जाएगा 6.6 मीटर। तो अब बात करते हैं प्रेशर कितना होगा, तो K इंटू गामा इंटू एच। तो H आपके पास 6.6 है, गामा ऑलरेडी बता दिया है 16 है और K 0.33 है। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कर दी है 35 इन राउंड फिगर। तो अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आप याद कर लीजिए, WL²/12 ही होता है। तो WL²/12, W की वैल्यू 35, L 3 मीटर। 3 मीटर क्यों? और ये फिक्स एंड मोमेंट हम क्यों WL²/12 लेते हैं? देखिए, अगर आपके पास याद हो कुछ थोड़ा बहुत, अगर दोनों तरफ से फिक्स्ड है और अगर W लग रहा है तो ये जो फिक्स एंड मोमेंट होती है वो WL²/12 ही होती है। तो अब WL²/12 की बात जब करते हैं हम, तो दोनों तरफ से फिक्स्ड है। अब फिक्स क्यों है? क्योंकि मैंने बताया आपको, साइड व्यू से आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी एक काउंटर फोर्ट है, यहाँ पे भी एक काउंटर फोर्ट है, यहाँ पे भी एक काउंटर फोर्ट है। तो ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो है आपका 3 मीटर। तो यही चीज़ आपको याद रखनी होगी। तो यहाँ से आपको 26 मिल रहा है। अगर डिजाइन मोमेंट की बात करूँ तो उससे मल्टीप्लाई 1.5 कर दीजिए, तो राउंड फिगर वंस अगेन 40 किलोन्यूटन इंटू मीटर
हमने डिज़ाइन मोमेंट की है। अब हमें पता है लिमिट स्टेट मेथड में आप लिमिटिंग मोमेंट के लिए क्या कर सकते हो, 0.138 एफसी के BD स्क्वायर अगर F20 और Fe 4/5 है आपके पास तो यही चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। mu 0.138 एफसी के BD स्क्वायर, जहाँ पे B की वैल्यू होगी आपकी 1000, D हमें फाइंड करना है, FC के 20 है आपके पास, mu ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, बट बाय मिस्टेक यहाँ पे 10⁶ करना भूलिएगा मत, क्योंकि ये जो आपको आंसर मिल रहा था वो था किलो न्यूटन इंटू मीटर, उनको आपको कन्वर्ट करना है न्यूटन इंटू mm, क्योंकि ये सब जो है 20 जो है वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है। B जो 1000 mm लिया है, D भी आपको मिलेगा वो भी mm में मिलेगा, तो इस हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे आप तो आपको 120 mm मिल जाएगा। और एक चीज एग्जाम में भूल करते हैं बच्चे, उनके लिए भी बात कर देता हूँ, स्क्वायर रूट निकालना आप भूल जाते हो, तो कई बार ये आंसर आपको बहुत ज़्यादा बड़ा मिलता है। तो याद कर लीजिएगा कि डेप्थ जो उनकी विड्थ होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, जनरली हम 300 तक जाते हैं। स्टीम की विड्थ होती है जो बेस में वो 300 तक ही जाते हैं, तो याद रखिएगा उनसे ज़्यादा अगर आंसर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक हो सकती है। अब बात करते हैं 120 mm। अब देखो मैंने क्या बताया आगे ही, प्रीवियस अगर थोड़ा बैक जाओगे तो मैं वीडियो में बताया टॉप विड्थ हम 0.2 रखते हैं मिनिमम। अब यहाँ पे टॉप में 0.2 है, ये 0.2 है, तो ये तो उससे ज़्यादा ही होने वाला है। तो हमने क्या किया, ये पूरा 300 कर दिया। क्या किया, 300, क्योंकि अगर कम होगी ये तो आपको शियर वैल्यू, आपको शियर रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो शियर के लिए हम क्या करते हैं, जनरली 300 प्रोवाइड करते हैं, या 200 तो 200, बट 200 से कम तो आप नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो यही चीज़ मैंने किया है। डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ 250 और 50 mm का कवर कन्वर्ट करते हुए टोटल डेप्थ जो ली है मैंने 300 mm कंसीडर कर ली है। तो ये हो गया आपका बेस विड्थ ऑफ द स्टीम। अब बात करते हैं हिल विड्थ की। अब हिल विड्थ की जब बात करते हैं तो टोटल जो है हमारा ये यहाँ से यहाँ तक ये है 4.5 मीटर, उनमें से ये 0.3 मीटर निकल गया, क्योंकि हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, ये चीज़ दिस थिंग यू हैव टू फाइंड आउट, और ये चीज़ का आपका लेंथ होगा, वही होगा आपका हिल। तो 0.3 और 1.5 आप माइनस कर दीजिए वहाँ से, तो 2.7 मीटर आपको मिल जाएगी। और 1.5 क्या था, तो ये था आपका टो, ये है आपका हिल, और ये स्टीम की डायमेंशन है। ये डेप्थ आपको 0.4 मिली थी और ये 6.6 मिला था, ये टोटल 7 है। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो काउंटर फोर्ट के लिए। तो ये था क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए। आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि ये 4 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा है, बट एक्चुअली 4 मार्क्स के लिए ज़्यादा है ये मैं मानता हूँ, बट इसके साथ ही जुड़ा हुआ 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, तो अगर ये डायमेंशन आपको फाइंड आउट करते हो तो ही वो 7 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनता है। अगर ये आपने सही से काउंट नहीं किया है तो वो 7 मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो इसीलिए आपको 4 मार्क्स का कंसिडरेशन नहीं करना है, आपको 11 मार्क्स का कंसिडरेशन करना है, तब जाके आपको टाइम मैनेजमेंट में आपको आसानी हो सकेगी। तो टोटल आप मिला के लिख दीजिएगा 11 मार्क्स, तो उस हिसाब से आप टाइम अपना डिसाइड कर लीजिएगा कि कितने टाइम में ये कंप्लीट करना है।